22 नवंबर 2025 की बात है। हरियाणा प्रदेश का एक गांव लगता है काहनी। यहाँ के सरपंच के प्रतिनिधि ने एक गांव के व्यक्ति के पास खबर भिजवाई। जैसे खबर पहुंच जाती है उसके बाद वो सरपंच के प्रतिनिधि से मिलने के लिए पहुंच जाता है। सरपंच के प्रतिनिधि ने साफ साफ कहा कि तुम्हारे बेटे ने गाँव की ही एक लड़की से शादी की है और शादी करने के बाद वो गाँव में ही रह रहा है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। गाँव की और लड़कियों पर और लड़कों पर इस बात का बहुत फर्क पड़ेगा। देख लेना, गांव में अगर कोई वारदात होगी तो इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। हम ये चाहते हैं कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारे बेटे की बहू इस गांव में किसी भी कीमत पर रुकने नहीं चाहिए। यहाँ से दूर चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। इस तरह की बात थी वो समझाई जाती है और ये भी कहा जाता है कि अगली पंचायत ठीक 8 दिन के बाद रखी जाएगी। उस पंचायत के बाद फिर पंचायत फैसला लेगी, फिर तुम्हारी उसमें बिल्कुल भी नहीं चलेगी। उस व्यक्ति ने ये बात सुनने के बाद वो अपने घर चला जाता है और वो परेशान भी हो जाता है क्योंकि उसका बेटा और उसके बेटे की बहू उसको गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि गांव में कत्ल हो जाता है और वो कत्ल की खबर अखबारों में, सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जब प्रकाशित होती है, चलती है, तो फिर गांव के सरपंच की जिम्मेदारी बन जाती है। सरपंच का नाम बार बार आता है, पुलिस आती है, प्रशासन के लोग आते हैं, जहाँ देखो वहाँ अखबारों में खबर छपनी शुरू हो जाती है। सरपंच के पास आसपास के इलाकों के लोगों के फ़ोन भी आ जाते हैं कि आखिरकार तुम्हारे गाँव में चल क्या रहा है। शायद सरपंच ने आने वाली भविष्य में किसी भी दुर्घटना से या घटना से बचने के लिए ही ये शायद खबर भिजवाई थी। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार गांव में किसका कत्ल हुआ था, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, जिसकी चर्चा आज पूरे हरियाणा प्रदेश में हो रही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 19 नवंबर 2025 की रात 9:40 के आसपास का ये वक्त हो रहा था। हरियाणा प्रदेश का जिला रोहतक लगता है। रोहतक का ही गाँव लगता है काहनी। यहाँ पर निर्मला देवी के घर के पास कुत्ते भौंक रहे थे और जैसे कुत्ते भौंक रहे तो निर्मला देवी थोड़ी परेशान हो जाती हैं। अपने बेटे साहिल से कहती हैं, बेटा देखना जरा सीसीटीवी कैमरे में इतने सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, हमारे घर के आसपास ही हैं, क्या बात है क्या नहीं है। जैसे ही साहिल बेटे ने ये बात सुनी, साहिल बेटा कहता है कि माँ रुक जाओ, मैं भी देखता हूँ। वो मोबाइल निकालता है। मोबाइल निकालने के बाद अपने ही मोबाइल में वो सीसीटीवी फुटेज दिख रहा था। देखते देखते कहता है कि माँ 4-5 जने हैं, वो घर की दीवार के बिल्कुल पास में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए देखो दरवाजे बंद हैं कि नहीं हैं। दरवाजे बिल्कुल बंद थे। घर के अंदर एंट्री कर पाना बहुत मुश्किल काम था। वो देखते क्या कि एक कमरे में उस साहिल की बहन है जिसका नाम शबनम है, वो आराम से सोई हुई थी। साथ ही जो उसकी भाभी है जिसका नाम सपना है, वो दूसरे कमरे में सोई हुई है क्योंकि उसकी ज़्यादा तबीयत खराब थी। अब यहाँ पर साहिल की माँ निर्मला देवी, साहिल का भतीजा और एक व्यक्ति और है जो कि एक कमरे में थे और ये भी आराम से बैठ जाते हैं। इसलिए बातचीत कर रहे थे, बार बार देख रहे थे कौन किधर जा रहा है, कौन किधर से आ रहा है। सीसीटीवी कैमरे इसलिए लगवाए गए थे क्योंकि उन्हें शायद पहले से आभास था घर में कोई भी आ सकता है। इससे पहले कि कुछ बात होती, घर से ही एक धमाके की आवाज़ आती है, गोली चलने की आवाज़ आती है और जैसी गोली चलने की आवाज़ आती है तो सबसे पहले रिएक्ट करता है साहिल। साहिल अपने कमरे से निकलकर जैसे बाहर देखने की कोशिश कर रहा था तो उसकी भाभी के कमरे की तरफ 4 जने दिखाई दे रहे थे और गोली चल रही थी। उसने जैसे ही रोकने की कोशिश की, वो रुकते नहीं है, तुरंत ही वो डंडा उठाता है। डंडा उठाने के बाद जैसे ही मारने की कोशिश कर रहा था तो उधर से एक गोली आती है और साहिल की जगह पेट में लग जाती है। और साहिल के पेट में जैसे गोली लगती है तो माँ ने उसकी चीखों को सुना और चीखों को सुनने के बाद निर्मला ने अपने ही बेटे का कपड़े को पकड़ा और पकड़ने के बाद घर में अंदर खींच लिया। और जैसे घर में अंदर खींचा उसके बाद अंदर से कुंडी लगा ली और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं क्योंकि गोली 1-2 और चली थी। कुल मिला के घर में 4 गोलियां चलती हैं। 4 गोली चलने के बाद ये 3 या 4 मिनट के आसपास का वक्त हो चला था। इसी बीच में उनमें आवाज़ भी आ रही है क्योंकि जो उनके पास पिस्टल या उनके पास हथियार थे वो जाम हो जाते हैं, वो सही से काम नहीं कर पा रहे थे। यदि सही से काम करते थे तो शायद गोलियां और भी चलती। इससे पहले कि जब घर के अंदर से लगातार आवाज़ जा रही हैं, घर के अंदर से आवाज़ें वो बाहर तक जाती हैं, बाहर के लोगों ने भी वापस चीखना चिल्लाना शुरू किया है, तब शायद ये घर में 3-4 लोग घुसे हुए थे। उन्हें डर लगने लगता है कि कुछ तो बात है, कहीं ऐसा ना हो कि आसपास के लोग घेर लें और घेरने के बाद फिर हम पर वो हमला कर दें। जिस रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते से, यानी कि बराबर में स्कूल है, स्कूल की दीवार फांदते हैं। दीवार फांदने के बाद घर के अंदर प्रवेश करते हैं और घर के अंदर प्रवेश करने के बाद इस घटना को अंजाम देते हैं और अंजाम देने के बाद जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से फिर वो वापस हो जाते हैं। लेकिन जो चीखों की आवाज़ थी वो लगातार बढ़ रही थी। बढ़ने के बाद देखते ही देखते आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और जब इकट्ठा होते हैं, आकर देखते हैं तो घर का जो छोटा बेटा होता है जिसका नाम साहिल होता है, साहिल के पेट में गोली लगी हुई थी और वो खून से बुरी तरह से लथपथ होता है। जब ही गाँव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने दूसरा दरवाज़ा जो देखा, जिस दरवाजे की इस कमरे के ठीक सामने वो खड़े हुए थे, वो सपना का था और वो सपना इस घर की बहू है। उसको जाकर देखते हैं तो उसको पेट में गोली लगी हुई थी, वो भी मर चुकी थी। लेकिन वो मर चुकी थी। इसके बाद फिर 112 नंबर पुलिस को फ़ोन किया जाता है और जैसे पुलिस को सूचना मिलती है आकर देखते हैं तो साहिल
कि थोड़ी हालत ठीक थी, लेकिन सपना की सांसें थम चुकी थीं और ये जानने के लिए कि ये ठीक है नहीं है, इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं पीजीआई रोहतक में। वहाँ ले जाने के बाद जैसे उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है तो सपना मर चुकी थी, वो पहले ही घर दम तोड़ चुकी थी। लेकिन जो साहिल होता है उसकी हालत क्रिटिकल थी, उसके उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है, डॉक्टर लग जाते हैं। लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उसके पेट से गोली निकाल ली जाती है। पुलिस अभी जमी हुई थी जानने के लिए, हालांकि स्थिति कुछ ऐसी थी क्योंकि एक मौत हो चुकी है, दूसरे की जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है, कहीं कोई बात ना हो इसलिए पुलिस शांत रहती है, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर देती है और पूछा जाता है कि आखिरकार बात क्या है, ये गोली किसने चलाई, क्या बता सकते हैं। तभी सीसीटीवी की जो फुटेज थी उस फुटेज को पुलिस जब देखने लगती है, गांव के लोगों को फुटेज में आने वाले जो चेहरे थे, दिखने वाले जो थे, उनकी कद काठी से, उनके उससे बॉडी लैंग्वेज से जब देखा जाता है तो पता चलता है कि गांव का ही रहने वाला एक लड़का है संजू, बाकी इसके साथी हैं। ये साथी आए हैं और संजू आया है। क्यों आया है? पुलिस ने जब इस कहानी को जानने की कोशिश की तो कहानी शुरू होती है जब सपना कक्षा 7 में पढ़ती थी। तब से गांव के ही स्कूल में सपना का एडमिशन कक्षा 7 में जब था तो गांव का ही एक लड़का जिसका नाम सूरज होता है, सूरज भी इसी विद्यालय में पढ़ता है, इसी कक्षा में पढ़ता है। कब दोनों बचपन में ही एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। एक दूसरे की इतनी ज़्यादा केयर करते हैं कि सपना सूरज की और सूरज सपना की। घर वालों को, गांव वालों को अभी किसी को भी नहीं पता था। कक्षा 7 तो उनकी पूरी हो जाती है, लेकिन कक्षा 8 में जब आते हैं तो थोड़े बड़े होते हैं और गांव के बच्चे और भी पढ़ रहे थे। तभी गांव के ही बच्चों ने ये बात खुलते खुलते उनके घर तक पहुंच जाती है कि सपना को सूरज से और सूरज को सपना से इश्क हो गया है, प्यार हो गया है। बस इतना था कि सूरज की माँ ने सबसे पहले सपना के घर जाती है, जाकर कहती है कि अपनी बेटी को बिल्कुल समझा लो, तुम्हारी बेटी हमारे बेटे के इर्द गिर्द चक्कर काटती है, कल को ऐसा ना हो कि ये दोनों कहीं और आपस में एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएं। जब ये बात आती है तो सपना के घर वालों ने सपना को समझाने की कोशिश की। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों परिवार में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है, पंचायतों के दौर भी शुरू हो जाते हैं। अभी ये कक्षा 8 में ही थे और वक्त आगे बढ़ रहा था। इसी बीच में सूरज की पढ़ाई को रुकवा दिया जाता है। सूरज का छोटा भाई होता है साहिल, उसकी भी पढ़ाई रोकनी पड़ती है, मजबूरी बन जाती है, क्योंकि वो शायद जो प्यार इनके अंदर पनप रहा था वो कम नहीं हो रहा था, कम होने की बजाय वो लगातार बढ़ ही रहा था। ऐसे आगे वक्त बढ़ने लगता है और वो जो सूरज है और सूरज का छोटा भाई साहिल वो शहर में चले जाते हैं और शहर में जाने के बाद वो अपना ऑटो रिक्शा वगैरह चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन इसी बीच में जो सूरज है और साहिल है उसके पिता की आकस्मिक मौत हो जाती है और मौत होने के बाद फिर परिवार पर इन दोनों लड़कों पर ही जिम्मेदारी आ जाती है। दोनों लड़के अपने घर में, परिवार में कमाते हैं और घर में जो भी पैसे होते हैं वो खर्च करते हैं। और वो यहाँ पर सूरज के दिमाग में चल रहा था कि वो कब बड़ा होगा, यानी कि वो 18 साल का हो जाएगा और जैसे वो 18 साल का हो जाएगा सपना भी 18 साल की हो जाएगी। उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे क्या होना है। वक्त आगे बीतने लगता है, जब ये बालिग हो जाते हैं तब ये फैसला लेते हैं। फिर भी पंचायतें होती हैं, समझाया जाता है, लेकिन इनके समझ में नहीं आता और ये मौका पाते हैं साल 2022 में घर छोड़कर भाग जाते हैं। घर छोड़ के भाग जाते हैं और सीधा कोर्ट पहुंच जाते हैं। 22 मार्च 2022 को ये कोर्ट जाने के बाद आपस में शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और ये बात जब लड़की के परिवार वालों को पता चलती है तो बहुत नाराज़ होते हैं। हालांकि समझाने की तो पहले भी कोशिश की गई थी, लेकिन ये मानते नहीं हैं। लड़की को कहीं ना कहीं एहसास था, डर था, कहीं अगर घर वापस पहुँचेंगे तो घर वाले नुकसान पहुँचा सकते हैं, मार सकते हैं। इसलिए उसने घर ना जाने का फैसला लिया, बल्कि वो थाने पहुँच जाती है और जाने के बाद कहती है, साहब मेरी जान को खतरा बना हुआ है, मेरे पति की भी जान को खतरा बना हुआ है, हमें सुरक्षा चाहिए। पुलिस इनको सुरक्षा मुहैया करा देती है। वक्त आगे बढ़ने लगता है और ये 22 नवंबर 2023 की बात है। ऐसा लगने लगता है सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, शांत है और इस घर में खुशी भी आ जाती है। खुशी यानी कि सपना और सूरज को एक बेटा जन्म लेता है और उस बेटे का नाम देव रखा जाता है। अब घर में यानी कि लड़की के परिवार वालों ने तो पूरी तरह संपर्क खत्म कर दिया था। ना उन्हें कोई रिश्ता मनाना था, ना भैया दूज मनानी थी, ना रक्षाबंधन, ना कोई दिवाली, ना कोई त्यौहार पर इस लड़की से बातचीत नहीं करना था। जबकि वो लड़की भी अपने घर की इकलौती होती है और उसके 2 भाई होते हैं। उसके बावजूद भी परिवार ने उससे पूरी तरह से रिश्ता खत्म कर रखा था। ये जो उसका सूरज है और ये सपना है, ये दोनों आराम से रोहतक की किसी कॉलोनी में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन जब उसे लगता है सूरज की माँ को कि सब कुछ ठीक ठाक है तो वो एक दिन कहने लगती है कि बेटा अगर कोई ऐतराज़ ना हो तो घर पे आ जाओ, वैसे भी तुम्हारी बहन की शादी भी होनी है। बहन की शादी होनी थी। अब शबनम इसकी बहन का नाम है, सूरज की। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा डर लग रहा था कि दूसरा जो पक्ष है लड़की वाला कहीं ऐसा ना हो घर पर आकर हंगामा खड़ा कर दे। तब वो गांव के सरपंच से मदद मांगते हैं कि हम अपनी बेटी शबनम की शादी करना चाहते हैं, आप हमारी उसमें मदद कर दीजिए, किसी भी तरह का कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, इसलिए शादी आराम से करवा दीजिए। पुलिस से भी मदद मांगी जाती है, सरपंच से भी मदद मांगी जाती है, सब कुछ आराम से निपट जाता है। लेकिन शबनम की जो ज़िंदगी है, कहानी, वो इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि बताया ये जाता है कि 1 महीने के बाद ही
शबनम के पति की मौत हो जाती है और इसलिए वो एक बेवा हो जाती है। यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब वो जो सपना होती है, सूरज होते हैं, वो अपने घर पे आराम से यहीं पे रहना सहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही सपना गांव में वापस लौट कर आती है तो सपना के परिवार वालों तक की खबर पहुंच जाती है और सपना को के भाई को, जो संजू होता है बड़ा वाला भाई, उसको किसी न किसी रूप में चिढ़ाने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं। तुम्हारी बहन ने गाँव के ही लड़के से शादी कर ली, उसको बेटा पैदा हो गया है, तुम मामा बन गए हो। इस तरह से रोज़ लोग कोई ना कोई ताने मारता था, उसके व्हाट्सएप पर मैसेज किया करता था। जो राह चलते निकलता था तो वो उससे जब इस तरह की बातें मिलती थी तो वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा पनप रहा था और गुस्सा इतना पनपने लगता है कि उसने फैसला कर लिया था ना वो अपनी बहन को छोड़ेगा और ना ही वो सूरज को छोड़ेगा, जो उस गांव का लड़का है जिसने उसकी बहन से शादी की है, उससे प्यार जो किया है। यही सोच रहा था और यही सोचते सोचते गांव के ही रहने वाला एक अपराधी किस्म का लड़का होता है, उसके वो संपर्क में आता है, उसे वो हथियार उपलब्ध कराता है और हथियार उपलब्ध कराने के बाद लगभग पिछले 20 दिनों से रैकी कर रहे थे कि कब मौका मिलेगा, कब नहीं मौका मिलेगा। और वो मौका मिलता है 19 नवंबर 2025 की रात को। लेकिन गनीमत ये थी, सूरज इस वक्त घर पर नहीं था, वो ऑटो चलाने के लिए अपने शहर गया हुआ था। घर में उसकी पत्नी थी सूरज की, उसकी बहन थी, उसका भाई था, उसकी माँ थी, उसका बेटा था, घर में एक आध सदस्य और बताया जाता है। और ये सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही इन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हुए थे। लेकिन जैसे कुत्ते भौंकने लगते हैं उसके बाद ये सक्रिय होते हैं और अपने आप को उन्होंने सेफ करने के लिए घरों के दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन वो दरवाजे काम नहीं आते हैं और 4-5 लोग घर के अंदर घुसते हैं। जो संजू उसके अपने दोस्तों के साथ अंदर आता है और जैसे अंदर आता है संजू, राहुल, अंकित और गौरव यहाँ आने के बाद गोलीबारी शुरू कर देते हैं। बहन की ही तो मौके पे ही मौत हो जाती है, लेकिन उनका इरादा शायद साहिल को मारने का था या नहीं था, लेकिन उनका इरादा ज़रूर ये था कि वो सूरज को हर हाल में मारेंगे। इसलिए वो गांव से भागते नहीं हैं बल्कि सूरज के पीछे लग जाते हैं। लेकिन पुलिस इनके पीछे लग जाती है जब ये पता चलता है कि आखिरकार संजू ने, क्योंकि संजू जब बहन को मारने के लिए आ सकता है तो वो अपने बहनों को ज़रूर मारेगा। पुलिस ने घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद लड़ोत रोड पर 24 घंटे भी इस बात को नहीं हुए थे। अब घेराबंदी करने के बाद जब दोनों तरफ से गोलियां चलना शुरू हो जाती है, संजू और उसके दोस्त भी पुलिस पर गोली चला रहे थे, पुलिस अपने बचाव में गोली चला रही थी और बचाव में मुठभेड़ हो जाती है। और मुठभेड़ के दौरान चारों का ही हाफ एनकाउंटर हो जाता है, यानी कि चारों के पैरों में गोलियां लग जाती हैं। फिर उसके बाद इन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा जाता है और इधर जो सपना होती है, सपना का पोस्टमार्टम के बाद जब घर पर उसकी पार्थिव शरीर पहुंचता है तो उसके बाद फिर उसका अंतिम संस्कार होता है और अंतिम संस्कार उसका पति सूरज ही करता है। गांव में जब ये बात पूरे इलाके में फैल जाती है कि किस तरह से ये ऑनर किलिंग का मामला है, और आज के इस दौर में जब लोग चांद पर जाने की बात करते हैं, लोग बड़े बड़े सपनों की बात करते हैं, लोग दुनिया को जीतने की बात करते हैं, ऐसी स्थिति में अभी गांव के लोग इस लेवल पर बदले नहीं हैं। और हद तो तब हो जाती है जब गांव के ही सरपंच के पास एक सूचना पहुंचती है कि यही नहीं, गांव में एक और प्रेमी जोड़ा है जो गांव की ही लड़की है, गांव के ही लड़का है, दोनों ने आपस में शादी कर ली थी, वो भी यहाँ रह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में इनके साथ भी कोई वारदात हो जाए। इसलिए सरपंच महोदय जी आप समझाइए। सरपंच महोदय के माध्यम से जो उनका प्रतिनिधि होता है और प्रतिनिधि के माध्यम से उस लड़के के पिता के पास खबर पहुंचती है, उसे समझाया जाता है कि पहले तो हम समझा रहे हैं, बाद में पंचायत आयोजित की जाएगी, पंचायत जो फैसला लेगी उसके बाद फिर आपको वो करना ही पड़ेगा। अभी भी भारत बहुत ज़्यादा बदल चुका है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां भी बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहां पर छोटी बातों को लेकर ही खून खराबा हो जाता है। और ऐसे भी बताया जाता है कि ये गांव की संस्कृति है, इसको कुछ युवा लोग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी कोई बात ना हो। फिलहाल पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। उधर जो साहिल है जिसके पेट में गोली लगी थी, उसकी हालत में कुछ सुधार भी बताया जा रहा था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते हरदोई के रहने वाले हैं सचिन पाल और फिज़ा खान, आज इनका जन्मदिन है। फिज़ा खान को और सचिन पाल को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें चंदन कुमार, ध्रुव सूर्या, संजू चौधरी, अनीता, इकरा मंसूरी बिहार से, मोहम्मद अरमान अंसारी जमशेदपुर से, मकबूल हुसैन गुजरात से, अशफाक अहमद हापुड़ से, मदन ठाकुर, मनवीर सिंह, इंद्रवीर आर्या मध्य प्रदेश से, अशोक कुमार हिमाचल प्रदेश से, रईस खान जोधपुर से, सिकंदर हैदराबाद से, भानु प्रताप सिंह, गरिमा राणा, अनिल यादव सिद्धार्थ नगर से, फ़हीम आलम, सत्यवीर सिंह, राजेंद्र यादव, अरशद अंसारी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।